हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ये अब जो केस असेसमेंट है, आगे का केस असेसमेंट 6 आई गेस। सुशांत सिंह का केस असेसमेंट 6 है। पहले 5 मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें से पार्ट 2 का एक पार्ट भी है। मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो को गो थ्रू कर रहा था। मैंने अपनी सारी वीडियो, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैंने अपनी सारी वीडियो जो है वो प्राइवेट कर दी है, और मुझे तरह तरह की थ्रेड आ रही हैं थ्रू थ्रू वायरस के थ्रू। जब मेरा डेटा भी चोरी किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें थी वो मैंने रिमूव कर दी, कुछ चीज़ें मेरी अभी तक रिमूव नहीं हुई है, वो घूम रही है। तो मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, और काफ़ी मेमोरी इसमें लॉस आगे पीछे पता चल जाता है इसके अंदर कुछ मेमोरी का कुछ ग्लिचिंग आ रही है। तो इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है इससे। तो कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियो को गो थ्रू कर रहा था यूट्यूब से, और उस दौरान मुझे भी पता चला कि पायल जी का ट्विटर अकाउंट बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, उनको विड्रॉ कर दिया है ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर की प्लेटफॉर्म से बिल्कुल विड्रॉ कर दिया है। वजह मैंने बहुत सारी बता दी है, उस मेरी हर असेसमेंट के अंदर ही सारी कुछ वजह छुपी हुई है। तो जो पायल जी को बहुत सारी, अभी एक फ्रेश मैंने वीडियो उनकी देखी थी, बच्चन साहब को लेकर वो उन्होंने बनाई थी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल ही करीब हो गया हथियार डालने में। मेरी एज भी ऐसी नहीं कि मैं आप कुछ, या मैं, यानी मेरे अंदर जीने की जो उमंग है वो कम हो गई है। तो मैं और क्या बताऊँ, मतलब इंसाफ करके कोई चीज़ नहीं है। कुछ करना चाहे इंसान, उसको करने नहीं दिया जा रहा। नेक इंसान तो मर ही रहा है। सुशांत सिंह के पास सिर्फ एक कॉमन सेंस नहीं था, उस कॉमन सेंस का नाम था, उस कॉमन सेंस का नाम था कि अगर वो ये कॉमन सेंस ले लेते थोड़ा सा भी, तो सुशांत सिंह जो थे वो अलर्ट हो जाते वक्त से पहले हर चीज़ को लेकर। सुशांत सिंह के अंदर चापलूसी वाली आदतें नहीं थी, और उनके अंदर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को लेकर नहीं था। सुशांत सिंह बेचारे को ये भी नहीं पता था अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट उनके कैसे तंग हो चुके थे। तो उनको कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत थी, कोई एक भी इंसान अच्छा मिल जाता तो यकीन मानिए कि, क्योंकि सिस्टम ही ऐसी बनाया है, जब कोई आदमी बड़ा आदमी की होता है उसके पीछे कुछ एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप माने ना माने मेरी बात को, आपको कंस्पेरेसी लग रही होगी सारी चीज़ें, बट ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है। मेरे मेरे पास देखिए कोई सबूत नहीं, मुझे किसी न किसी, मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, मैंने देखा है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं समझ गया हूँ। बड़ा आदमी बनने का कोई फ़ायदा नहीं। शरीफ आदमी तो खुदा के लिए मैं कहता हूँ कि वो अपने लिमिट्स में रहे। कोई ऑफ़र भी आए आपके पास, बड़े ऑफ़र आई, तो आप प्लीज़ आप कटनी काट काट लें, भाग जाएं, इधर उधर हो जाएं। क्योंकि जब आदमी बड़ा हो रहा होता है तो इस सिस्टम के नीचे एक सिस्टम और है, वो अंडरवर्ल्ड का सिस्टम होता है। तो जहाँ डीप जहाँ डीप जहाँ डीप सिस्टम काम कर रहा होता है, अंडरवर्ल्ड नहीं होता, अब एक डीप सिस्टम काम कर रहा होता है।
डीप सिस्टम क्या है? जो आपको लेयर, जो आपको पिरामिड पिरामिड टॉप से लेके नीचे तक नज़र आती है, एक पिरामिड नीचे भी है। जब इंसान ऊपर जा रहा होता है तो नीचे की जो एक पिरामिड है उससे वो वाकिफ़ नहीं है, उसकी हायरार्की से वाकिफ़ नहीं है, उसकी फंक्शन से वाकिफ़ नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देख ली थी कि छक्के छूट गए थे मेरे। और वो मेरे वक्त का बहुत कीमती तरीन, मैं अब कहता हूँ कि कीमती तरीन था जो मैं वो देख चुका हूँ। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ों पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको कंस्पेरेसी को फैक्ट लेना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके मुल्क के अंदर करप्शन बहुत है। ये करप्शन आया ही नीचे अंडरवर्ल्ड से। अब अंडरवर्ल्ड का मतलब नहीं कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, ये सब एक है। मैं आपको बताता हूँ, जुर्म करने वाला आदमी जब जुर्म करना शुरू करता है और जुर्म कर रहा होता है तो वो सब एक होते हैं, उनका एजेंडा एक होता है, एजेंडा। और ऊपर बैठे हुए एजेंडा, अपना पूरा एजेंडा को अकम्प्लिश करने के लिए इसलिए अंडरवर्ल्ड बनाई गई थी। अब अंडरवर्ल्ड के अंदर कई अंडरवर्ल्ड है, हर तरह के अंडरवर्ल्ड है। यानी आपके हाथ पैर भी फूल गए, आप बोलेंगे ये कहाँ लिया है। तो ज, उसको आप खुद ही देखें कि आप उसे कहाँ लेकर आए हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए आपको देखिए इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको हर चीज़ सिखा दी है। इंटरनेट की भी 3 लेयर है, एक सरफेस है, डीप है और डार्क है। जब आपको हर चीज़ बता दी गई है तो फिर एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। वो कॉन्सेप्ट आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रिए आपको मिलती है। कोई आपको ऐसे उठा के नन्हे मुन्ने बच्चों के तरह उठा के कोई लेकर नहीं जाएगा, ये देखो ये ऐसे हो रहा है, इसका ये मतलब है, ऐसे हो रहा है, इसका ये मतलब है, इसका यह है। कोई चीज़ आप चाहते हैं कि ज़ीरो हो तो उसको ज़ीरो की ही नज़र से देखें। अब ये मेरा इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी ज़ीरो है, हीरो नहीं है। हीरो ज़ीरो की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, एक कॉन्सेप्ट ले जा रहा हूँ। कोई चीज़ आपको वन में है तो आपको, या 0.5 है, 0.0 से 0.05 तक है, तो उस उसको कैसे कम करेंगे आप, उस टेंशन को कैसे कम करेंगे? एक मिसाल आपको देता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे, कायनात में बहुत सारे मटेरियल बना है, सब्सटेंसेस बना है, ठीक है। हर सब्सटेंसेस की अपनी एक क्वालिटी है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि आप उसे खींचे तो वो फैलती है, और तो कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो सिकुड़ती है, उसे दबाएं तो सिकुड़ती है। तो हर 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 चीज़ का अलग अलग जो कायनात में है, जो खुदा ने हर तरीके को हर तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया है, उसके फंक्शन है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक जैसी दिखती हैं मगर उनके जो बिहेवियर ऑफ द है वो डिफरेंट है। सॉरी फॉर द पीछे, ये पीछे यहाँ कहीं शादी भी हो रही है, पीछे आवाज़ें हैं बच्चों की, यहाँ बहुत माशाल्लाह से रौनक रहती है बच्चों की। तो बताने का मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो हर कायनात में हर चीज़ का अपना अपना एक बिहेवियर है, एक सिस्टम बनाया है ऊपर वाले ने। तो मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ, मेरी सबसे ये है कि चीज़ों को उस एंगल से भी आप देखें। वो एंगल आपको कोई नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि मीडिया जो रोल अदा कर रहा है वो एक ख़तरनाक रोल अदा कर रहा है।
सॉरी, ये मैं शाम का वक्त है तो मैं खा रहा हूँ। ये खाना अभी पका नहीं, खाना हमारा देर से पकता है। तो मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मेरे वालिद होते हैं, हम लोग अपना खाना खुद बनाते, लड़के हैं हम, अपना खाना खुद बनाते हैं। काम वाली कोई आना नहीं चाहती यहाँ पे। काम कहेगी, एक काम वाली आती बेचारी चली जाती है सफाई वफाई करके। यहाँ हम किसी को रख नहीं सकते, लड़के हैं तो लड़कों की वजह से किसी औरत को नहीं। ये नहीं कि हम लोग कुछ करते हैं। अब ये बात समझने की है, इसलिए क्योंकि हम लोग एक तो उर्दू स्पीकिंग है, महाजिर हैं, फिर हमारी बैकग्राउंड तुर्क है, फिर ये सब हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और उसकी वजह है इनके अंदर तासुब है, जेलसी है। ये एक मेन फैक्टर है जो इनके दिल और दिमाग के अंदर सीडेड है। अब आगे क्यों क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते, इसी वो क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अगर हम करेंगे तो हमें सारी ज़िंदगी के लिए हमें इनके लिए करना पड़ेगा, इनके लिए आसानी पैदा करनी पड़ेगी। और जब वो आमादा भी हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो आपके लिए मुसीबतें भी पैदा कर देते हैं। तो ये किसी और के लिए नहीं करते, कोई पंजाबी है, पठान है, बलोच है या सिंधी है, उन लोगों के लिए ये सारा कुछ नहीं है। ये टारगेट करते हैं स्पेशल फैमिलीज़ को, स्पेशल लोगों को। और हर महाजिरों के साथ नहीं करते। महाजिरों में भी मैंने आपको अपनी ही वीडियो में बताया था कि महाजिरों के भी बहुत सारे तबके हैं। एलीट क्लास के साथ इनकी ख़ास तपन है, जलन है। ये एलीट क्लास को ख़त्म करना चाहते हैं। इनमें से कुछ पता नहीं होता आईएसआई का कौन आईएसआई के लिए काम कर रहा है, कौन आईबी के लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। और उनका मेन मकसद होता है कि उनका मेन मकसद है कि जो तुर्क है, महाजिर हैं, उनको उनको जीने नहीं देना। ये ख़ुद ब खुद मर जाएं या ज़िंदा नहीं रहें, या ख़ुदकुशियाँ कर लें एसएसआर की तरह, तबाह बर्बाद हो जाएं। उनका मेन मकसद यही होता है। तो क्योंकि उनको डर इस बात के ये पैसा ना मांग ले, और वो पैसा इतना ज़्यादा पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, ये लोग दे ही नहीं सकते। क्योंकि वो पैसा इन्होंने अपनी चूतड़ों में लगा लिया है, अपने चूतड़ों को सजाने में लगा लिया, अपने चूतड़ पे चूतड़ जनरेशन को खिला दिया इन्होंने। तो वो पैसे खा खो के ये लोग बैठे हैं, अय्याशियों में कर रहे हैं, और अय्याशियों पे अय्याशियाँ चल रही हैं, उनका कुछ भी नहीं चल रहा। तो तो बता तो ये तो मैंने आपको खैर यही बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कितनी सोच की वजह से ये सारा कुछ होता है। अब दपेश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दपेश जो है, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ। मैंने किसी से अपनी बहुत सारी बातें भी शेयर की हुई है, और लगा हुआ हूँ मैं उसके साथ कैसी, क्योंकि कल को कुछ मुझे हो जाए तो वो बात, सारा कुछ सबूत उसके पास होगा, मेरा डेटा सारा कुछ होगा उसके पास। बेशक मैं अपना अकाउंट सारा डिलीट कर दूँगा, फॉर्मेट कर दूँगा अपना सारा सिस्टम, तो उसके पास मेरी सारी बात है। देखिए दपेश जो है, सब जानते हैं, दपेश जो है वो हायर्ड था, एक हायर्ड इंसान है, एक हायर्ड करके असैसिन है, या गवर्नमेंट का कोई बंदा है। बेसिकली ये लोग आए इसको मारने ही के लिए आए थे। और इसलिए मैंने शुरू में नौकर चाकर वगैरह का इशारा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इशारा कर देता कि नौकर है, नौकरों ने मारा है, नौकर, तो फॉर द फर्स्ट डे ये नौकर गायब हो जाता, क्योंकि चाहता था कि ये नौकरों ने मारा नहीं है। ये मैं अभी फिर बता दूँ, नौकर इसमें शामिल है, मारने में उनके ऊपर शामिल थे ये सारे नौकर चाकर वगैरह। और रिया चक्रवर्ती भी कोई वो दूध की धुली नहीं है, वो उसको भी वो जगह चाहिए थी। तो सारा कुछ तो इन्होंने अपने नाम करा लिया, हर चीज़ उस बेचारे से ले के इस्तेमाल किया, ये एक तरीके से उसको इस्तेमाल किया, जो मुझे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि मैं जाके सब, मेरे पास कुछ होता, कोई अथॉरिटी होती, लाइसेंस टू किल होता, तो मैं ऐसे लोगों को मार चुका होता, मेरे पास लाइसेंस अथॉरिटी होती है, और मेरे पास कोई मेरे पास फंड की
होता ऑफशोर का, तो मैं इन सबको मार मूर के खा खू के बैठा होता, क्योंकि मैं वो ड्रैगन हूँ जो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो मेरा स्टार भी वैसे भी चाइनीज़ के स्टार के हिसाब से ड्रैगन ही आता है। तो वह ऐसे ही बता रहा हूँ दिल हल्का करने के लिए, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरा जिस लड़के ने मेरी वो भी मेरी मदद करना चाहता था, तो मुझे इस बात के लिए वो मेरा एक आखिरी सहारा था। तो मुझे लगा ये लड़का मेरी मदद करेगा, मैं अपने रिसर्च करूँगा। मेरे पास बहुत सारे आइडिया थे, उस आइडिया को लेके चलना था मुझे। ये नहीं कि मैं इन लोगों की तरह माल खा जाऊँ और इनको कंपनियां बना लूँ, माल खा जाऊँ। तो सब ने ये किया है, उसको मारना ही था। और वजह ये थी कि पीछे से पूरा पूरा एक नेटवर्क बैठा हुआ है उसको मारने के लिए। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये काम तब से स्टार्ट हुआ है जब बालाकोट ये जब हुआ है, जब इन्होंने ये सारी हरकतें करनी थी। दोनों शामिल हैं, दोनों मुल्क शामिल हैं उसके कत्ल में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दो मुल्क के नाम लिए, और काफ़ी ममालिक और भी पीछे थे इसके उसको मारने के लिए। तो ये बहुत ख़तरनाक है। ट्विटर इनका बंद कर दिया, कैसे बंद कर सकते हैं? एक सेलिब्रिटी का ट्विटर बंद करना आसान नहीं है। कोई भी ट्विटर पे आप शिकायत करेंगे, ट्विटर बंद नहीं होते हैं, किसी का ट्विटर बंद नहीं होता। मेरे पता नहीं कितनी शिकायत थी, मेरे लाइनों से पता चला 10-12 शिकायतें थी। ट्विटर दो भी कंप्लेंट चले जाए, शिकायत, ट्विटर बंद हो जाता है। ऐसे आसानी से ट्विटर सेलिब्रिटी की बंद नहीं होते। मेरे पास एक रिकॉर्ड था जिसमें लिखा हुआ था, मैंने उनसे पूछा था कि अगर कोई सेलिब्रिटी होता वो उसकी शिकायत करें तो ट्विटर किसका बंद होगा? ट्विटर ऑर्डिनरी आदमी के बंद होगा, जिसकी वेरीफाइड अकाउंट है वो बंद हो सकता है। जैसे पायल जी शिकायत कर दें मेरी, तो मेरा बंद हो जाएगा, टेम्परेरी बंद होगा, परमानेंट नहीं बंद। मेरे दोबारा 6 महीने के बाद मैंने ट्विटर अकाउंट खोला तो खुल गया था, बंद नहीं हुआ था मेरा। मैंने ट्विटर बहुत बनाया और मैं बहुत सारा बना के भी भूल भी गया। मेरा एक अकाउंट है वो घूम रहा है और वो बंद भी है, उस पर सेम फ़ोटो है, सेम सारी चीज़ें, मगर वो पहले बनाया था, मगर वो भूल गया उसके सारे पासवर्ड वगैरह। तो आपको यही बताने के है कि वेरीफाइड अकाउंट, वेरीफाइड टू वेरीफाइड, जितना बड़ा वेरीफाइड हो, जितना बड़ा उसका ऑडियंस हो वेरीफाइड का, कोई कानून ऐसा नहीं है कोई कानून ऐसा नहीं है ट्विटर का, क्योंकि उनके जो डेल्फी ऑडियंस बैठती है वो सारा पूछती है इसका क्या है क्या नहीं। आपने तो कोई अब्यूज़ ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये प्रेशर था उन लोगों के, जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये गिरबान पकड़ना पड़ेगा ऊपर से। पीछे पैसा खर्च हो रहा है, ओनर को कहा हो गया इसको बंद कर दो, ये क्यों लड़ रहा है इसके लिए, ये क्यों पॉइंट्स लेकर आ रही है। बच्चन साहब भी चले हैं, बोले पायल लड़की का अकाउंट बंद कर दें, तो बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता, किसी का हम अकाउंट नहीं बंद करते, आपके कहने पे क्यों बंद कर देंगे। आपको पता है पायल जी का अकाउंट बंद होने से उनका कितना नुकसान हुआ होगा। इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में एसएसआर, इस वक्त इनके कई बिलियन चले गए होंगे, वो बिलियन कौन दे रहा होगा, सोचने वाली बात है। तो उनको थ्रेड हुआ कि पीछे, ये कॉन्स्पेरेसी नहीं है, ये फैक्ट हो चुका है, ये फैक्ट है। अब पहले किसी ज़माने में इसको कॉन्स्पेरेसी इसलिए समझा जाता था, पहले आईटी ने इतना नहीं किया था उस ज़माने में भी। आज से कई साल पहले भी 80s और 70s के अंदर भी एक डार्क वेब मौजूद था, वेब मौजूद था, डार्क वेब, इंटरनेट मौजूद था। और कहीं कहीं लोगों ने कहीं वीडियो में, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता जिसके अंदर चार्ली चैपलिन का वीडियो है, और उस वीडियो, पुरानी वीडियो है, उसके अंदर एक औरत आती है और वो हाथ से
कुछ निकालती है और वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देती। वेयर दिस वूमेन, मतलब वो तो लगा कि किसी पिक्चर से डाला गया है, ऐसा डाला गया है। पुरानी नेगेटिव वीडियो उसके अंदर आप फॉर्मेट वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मटेरियल ही नहीं मौजूद है जिसके अंदर कुछ आप क्रिएटिविटी या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अंदर वो मटेरियल ही नहीं बनते ही नहीं हैं। आप वो सब ख़त्म हो गया, सब डिजिटाइज हो गया है। मटेरियल्स वो पहले किसी ज़माने में बनते थे, आज भी है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ VHS हो गया ये वगैरह, उसके अंदर आप सारी वो टेक्निक रह गई है। और अब तो सब ख़त्म हो गई है। 70-80 100 साल पुरानी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। मगर अब कोई मुझे कोई आके कहे कि इसके अंदर ऐसा है, तो वो है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया है, वो सब ख़त्म हो गया। पीछे से बनना ही ख़त्म हो, जब पीछे से बनना ख़त्म हो गया है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा है, ये बात समझने वाली बात है। किसी ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, किसी ने कुछ उसके साथ नहीं किया। मगर मैंने आज से कई साल पहले, मेरे पास VHS की वीडियो है, उसके अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। मगर VHS की वीडियो जब मैंने चेक किया तो उसके अंदर कई एक 2.5 घंटे की वीडियो के अंदर उसकी जितनी भी मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इंटरनेट एग्जिस्ट करता था आज से कई सालों पहले। शायद मोबाइल टेक्नोलॉजी बन चुकी थी सदियों पहले। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जब मैंने VHS में देख लिया तो उसका क्या मतलब है? पुरानी वीडियो पड़ी हुई VHS की, उसके अंदर दिया हुआ है। तो अब कौन कह सकता है? अब कौन कह सकता है? अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि किसी ने टेम्पर की हो वीडियो के साथ, किसी ने कुछ किया हो। तो बताने का मकसद है, अगर आपको लग रहा है ये सब कंस्पेरेसी है, नहीं कंस्पेरेसी नहीं है। मैंने अपना वीडियो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो काफ़ी कुछ कंस्पेरेसी से जुड़ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो कंस्पेरेसी में आ जाए। और मैं कंस्पेरेसी थ्योरीज में बात नहीं कर रहा, मैं असेसमेंट दे रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ों का पता चल जाता है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, आप समझ रहे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मगर मेरे ताल्लुकात कहीं और नहीं है। मेरे ताल्लुकात बहुत सारी सी जगह में है, कहीं ना कहीं किसी को उसके ज़रिए मुझे मिल जाती है। वो इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, वो आप माइंड करके पता लगा लेते कि डेटा में लिखा क्या है। तो ये है। पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पायल जी जो कह रही है ना, सब लोग पायल जी की गौर से बात सुने। सागिर साहिल जो बातें कर रहा है उसको समझने वाली बात है। दोनों की बातें आप गौर से सुने। और जो फाइट हो रही है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और मैं ये एक साहब और है, तो एक यंग लड़का है, वो भी अच्छे तरीके से लड़ रहा है। तो आप लोग अपनी जंग ना रोके ना, आप लोग जारी रखें, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग है। ये SSR के कत्ल के ऊपर नहीं है, ये परवीन बॉबी या दूसरे लोगों के कत्ल पे नहीं, ये अच्छाई और बुराई की जंग है। आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, जितने भी मरे आपके बॉलीवुड में, तो आप कान पकड़ लोगे, आप बोलेगे ये तो सारे नेक लोग थे। परवीन बॉबी ने इस हाथ उस हाथ, ये सब चीज़ें समझने वाली है। उनको रोकना था हर हालत में, उनको हर हालत में इन लोगों को रोकना था। अच्छाई को रोकना है इन्होंने, बुराई को चलते रहना है। बुरा 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 सब चलता होता रहेगा तो दुनिया में रह क्या जाएगा? बुराई रहेगी। तो इसलिए अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग है। इसलिए सुशांत से ये जो जितना ड्रामा चला उसका, इसके मैनेजर को लेके, वो वजह तो ये थी कि मैनेजर से कोई चीज़ चाहिए तो मैनेजर को मार दिया। बात थी संदीप की, संदीप से पूछा जाए कि तुम ऐसी क्या चीज़ थी तुमने जो सैलानी से लेनी थी, तो तुम उसको लेकर आओ। यानी कोई सिस्टम हो, कोई तंजीम हो जो ये एक्ट करे। और
किसी मुझे इंडिया की किसी भी मज़हबी तंजीम में कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो या उनकी तंजीम हो, कोई भरोसा नहीं। ये एक लड़कों की तंजीम होनी चाहिए जो जस्टिस के लिए हो। लड़के, जवान लड़के लड़कियां सब एक जस्टिस के लिए काम करें, एक सिस्टम बनाए। आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी आज, भाई आप लोग आज सुशांत सिंह के साथ हो, कल आपके साथ होगा। देखिए अपनी पढ़ाई पूरी करें, मैं आपसे ये कहता हूँ। वो मादर चौथ आपको डिट्रैक्ट करने आएंगे, अगर आप डिटेक्ट नहीं होंगे तो वो आपको आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से को निकाल भी दे, तो आप लोगों ने अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना। कुछ और कर लें, छापड़ी लगा लें, कुछ कर लें, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा हाथ जोड़ के, बुराई को आने ना दे। ये बुराई लेकर आना चाहते, ये इंडिया को आप समझे कि ये पूरी प्लानिंग हो रही है तोड़ने की, और इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत 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 पैसा खर्च हो रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग हार ना माने, किसी की ना सुने, अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने। मैं सारे इंडिया की यंग यूथ से कह रहा हूँ, जो नहीं मान रहा उसको छोड़ें, साइड में करें। आप अपना अपना रिकॉर्ड जारी रखें, अपना यानी अपना मिशन जारी रखें। अभी ये नहीं देखे वो बिहारी लड़का था, यूपी के हैं, अच्छाई बुराई की मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस वक्त वो नहीं जा रहा, उसमें नहीं जाना चाह रहा, जो मेरी बात समझने वाली है, ठीक है ना। मेरी बात समझने वाली है कि ये अच्छाई और बुराई की जंग हो रही है। ये कोई क्लास, कोई अमीर गरीब, ये नहीं, अच्छाई की और बुराई की जंग हो रही है। ये बात समझने वाली है, कोई मज़हबी जंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल जंग नहीं है। ये बेसिकली अच्छाई और बुराई की जंग हो रही है। इसमें आपने जीतना है, आपने हार नहीं माननी और लड़ते रहना है। क्योंकि मैं अगला इसके बाद मैं कोई वीडियो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद भी बड़े अटैक आएंगे मेरे पास, दबा के अटैक आएंगे मेरे पास वायरसेस के। क्योंकि फिर जो वहाँ ये लोग मुझे तो डायरेक्ट आके मार नहीं सकते, तो ये वैसे ही मुझे अटैक करा। उन्होंने मेरा पता भी लगा लिया, कंप्यूटर पे सारा कुछ उनका पूरा कुछ उनके पास होगा। इस वक्त बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मुझे इस वक्त दुनिया में तो कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है, ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, अकेले रहना है। जैसा भी अच्छा या बुरा मेरे साथ हो रहा है या होता आ रहा है, तो मुझे अब यहाँ से जाना तो नहीं है। तो इसलिए तो मुझे पता है कि मेरे साथ अच्छा भी हो सकता है, मेरे साथ यहाँ पे बुरा भी हो सकता है। ये लोग, इनकी अप्रोच बहुत आगे तक है, इसलिए हम ऐसी जगह छुपे हुए कह रहा हूँ, ऐसी जगह हम लोग रह रहे हैं कि अगर कोई आएगा भी तो वो पकड़ में आ जाएगा। समझे आप लोग, आएगा भी तो पकड़ में आ जाएगा लोगों को। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए, एक से एक पंटर लोग बैठे हैं, तो वो उनको वैसे ही घेर लेते हैं, नज़र भी डाल देते हैं, और नज़र डालते हैं वो पहले देखते हैं छोड़ते नहीं हैं, पीछे तक जाते हैं। और चाहे जितना पैसा आप खर्च कर लें, कुछ कर लें, आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके सिस्टम के नहीं है। क्योंकि उनके सिस्टम के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी सोच में नहीं है कि यहाँ से कोई बंदा उठा के ले जाए, कुछ हो जाए। होता है अक्सर, आते हैं लोग, करते हैं सब कुछ, मगर वो लोग भी बाद में नहीं बचते, ठीक है ना। तो यही बताने का मकसद ये है असल में, कराची, यहाँ हर शख्स के पास कोई ना कोई अप्रोच है ऊपर तक, ठीक है ना। हर शख्स का बंदा कहीं ना कहीं काम कर रहा है। किसी के साथ बुरा होता है तो फिर उसके साथ इंसाफ भी हो जाता है अंदर ही अंदर। तो ये है कराची। कराची में आते हुए भी लोग थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं, ठीक है ना, इसलिए वजह। तो यही बता रहा हूँ कि कराची का अपना एक एनवायरनमेंट है, जैसे मुंबई है उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। तो बताने का मकसद है कि एसएसआर था, वो सीधा साधा आदमी, और उसको जीने नहीं दे रहे थे लोग। तो वो कैसे जीने,
जी, क्या होता है उसके साथ? अगर मैं तो परेशान हूँ इस बारे में मतलब क्या हो सकता है? यानी मैं तो मतलब मेरे अपने आके फुल स्टॉप लग गया कि मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं तो मतलब मैं बिलवजी की आपकी जंग लड़ रहा हूँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, सवाल ये मेरा ताल्लुक इस तरह बनता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि एसएसआर मेरी मदद करना चाहते थे। मैं कुछ करना चाहता था, कुछ दुनिया के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता था, डेवलप करना चाहता था, जबकि ये काम जो मैं करना चाहता था इंसानियत के लिए, अच्छाइयों के लिए करना चाहता था। मगर जो पीछे बैठी हुई, मैं क्या कहूँ, मादर चौथ किस्म की एक पीछे जो बैठे हुए प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, थिंक टैंक है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं दुनिया को। तो उन्होंने इत्तेफाक इनके एसएसआर जो मुझसे टकरा गया, ठीक है ना, इत्तेफाक है कि वो मुझसे टकरा गए और मैं उनको सही से जानता भी नहीं था। मैं उनको समझते कोई ऐसी ही एक्टर होगा, कोई ऐसे ही होगा, टीवी सीरियल वगैरह ये वगैरह। तो मैं उनको इस तरह से जानता था कि बस मैं ये भी नहीं जानता, लिखा होता उनके उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता। तो मैं समझा कि शायद कोई पीएचडी का लड़का है या कोई ऐसे ही है, एक्टिविटी में मौका मिल गया, मेरे जहन में ही सारा कुछ था। मगर उससे मेरी जब बातचीत स्टार्ट हुई तो मैं उसको सही से नहीं जानता था, मैं उसकी फ़िल्में भी नहीं देखी। मतलब मैंने फ़िल्में शे में कॉमन कुछ चेहरे होते हैं ना, वो मैं याद नहीं रहता, तो मेरे चेहरे ज़्यादातर याद नहीं रहता। अब कृति सिंह इनका वो गाना देखा हुआ, इतना ज़्यादा गाना देखा हुआ, उसमें मुझे ये बंदा याद नहीं आया। और मैं कह रहा हूँ यार ये देखा देखा सा लग रहा है, देखा 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 कौन है ये? इसलिए क्योंकि असल में मैं अपने परेशानियों में बहुत डूबा हुआ था, और इसलिए कई कईयों के चेहरे मुझे याद नहीं रहे, हद तक कि इवन के सलमान खान के चेहरा याद नहीं रहता। ये अच्छा सलमान, ये सलमान, यानी इतनी देर से मुझे याद है कि ये सलमान खान है, देर से याद आता है कि ये है, इसको देर से याद। क्यों? क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ अपनी लाइफ में, कहीं मैं ग्रो नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं हर्डल्स है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, या कोई ना कोई मुसीबत मेरे पीछे आके मुझे पकड़ के, या मेरा बंदा मर जाता है, या कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है साली, या कुछ है मेरे साथ यार। मुझे भी अब यकीन होने लग गया कि मैं कोई मैं आई एम जिंक्स, यानी मैं बदनसीब हूँ, आई एम जिंक्स। तो मुझे भी ऐसे लगने लग गया है। मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक कुछ लोग, मखसूस लोग होते हैं दुनिया के, अब ये आपके समझ में नहीं आएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े थे आज से कई साल पहले। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ लिखा होता है कि कुछ मखसूस लोग हैं। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। आपको पता है सदियों से, सालों से डॉक्टर जो हैं वो आपके खून का टेस्ट लेते हैं, ये लेते हैं। वो होता क्या है? वो सैंपल लेके करते हैं क्या? उसका डेटा जाता कहाँ? उसका जो डेटा है वो जाता किधर है? पता है आपको? खून के जो सैंपल जाते थे, उसका डेटा जाता है जब बच्चा पैदा होता है, उसको टीके लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं, खून के सैंपल चेक किया जाता है। वो जाती है जेनियोलॉजी रिसर्च सेंटर, और वो खोद के आप निकालने नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ऐसी मखसूस जगह पे है कि 60s में जब उसके ऊपर शोर मचा था तो उन्होंने वो गायब कर दिया, वो सेंटर नहीं है। और ये दिस और नॉट कंस्पिरेसी नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में पढ़ा है। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की जब मोहर लगी होती है उसके जो डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ सारी शीटें लगी हैं। मैंने हार्ड कॉपी में पढ़ी हैं सारी चीज़ें।
समझे आप? और उसका जो लिंक है, मैंने लिंक दिया होता है कि उन्हें ये भी बताया होता है, एक लिंक दिया होता है, एक नंबर होता है कि आप उसको चेक कर सकते हैं लिस्ट होकर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर बनाया गया, अब उसको सुपर कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, और सुपर कंप्यूटर आपको पासवर्ड देता है, समझे? और इसलिए कंप्यूटर को वो तेज तेज कर रहे हैं ताकि वो सुपर कंप्यूटर के बराबर उसके सिस्टम को हम, उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को, जो सुपर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको हम इतना लिया है, होम 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 घर के सिस्टम, जो होम के अंदर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम इस्तेमाल होता है उसके बराबर हम ला के खड़ा कर दें। ये इनका माइंड का सारा कुछ है। उन्होंने ना किसी का डेटा निकालने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है, और कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का एक दिन चाहिए होता है, यानी कंप्यूटर वर्क करता रहता है, प्रोसेस करता रहता है। वो एक दिन चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने की, किसी का डेटा निकालने के लिए। तो उस ज़माने में पुराने पुराने कंप्यूटर होते थे वो, तो उनके पास जो सिस्टम पड़ा होता था उसमें से आप चेक कर सकते थे। तो मैंने इत्तेफाक है कि मैं रात को नींदें जो मेरी, जो सोता था, जो सोता 4 घंटे भी सोता था ना, वो भी मेरी नींद ख़त्म होने लग गई थी। क्यों? मुझे इस चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। ये मैंने क्या देख लिया, ये कौन से डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े, और मैं घुसता था, चुल थी मुझे, यंग था, समझना चाहता था, कुछ करना चाहता था, मगर मुझे चुल हो गई चीज़ें, इधर उधर की चीज़ों को, जो को बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं इनकी आदतें होती है कि वो ड्रॉज, मेहमानों के घर जाते हैं तो उनके ड्रॉज़ों में घुस रहे हैं, उनके इसमें घुस रहे हैं, वो बच्चे, उनके अंदर ये हिस्स होती है, बड़े होने तक इंसान के अंदर ये हिस्स होती है, बच्चों को जो पहचाना जाता है कि ये क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, तो वो हिस्स होती है। तो ये बताने का यही मकसद है कि आपको लग रहा है कि कंस्पेरेसी, दिस इज़ नथिंग टू डू विद कंस्पेरेसी, ये सारे फैक्ट हैं, ये सारे के सारे फैक्ट हैं। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखी, बहुत दर्द देखा है, और स्टिल मैं फेलियर हूँ, मेरे को हो तो हूँ नहीं, और मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, मगर फिर भी अपनी लाइफ में करता रहूँगा, तब तक स्ट्रगल करता रहूँगा जब तक मेरा दी एंड नहीं हो जाता, और मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अगर मैंने अपना डेटा एक दिन में निकाला, हालांकि मेरे, अगर उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जिनके रूम में था वो ज़्यादा, आधे से ज़्यादा घंटा वो बंदा सोता रहता था, तो बुढ़े थे वो, 90 साल की उनकी उम्र थी, और वो अभी भी काम करने आते थे अपने ऑफिस, तो 90 साल का, और वो गवर्नमेंट, तो बड़ी चीज़ थे। तो उनके जितने असिस्टेंट मैनेजर वगैरह थे वो तो रूम में एंटर नहीं होते थे उनकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि मैं उनका, उन्होंने मुझे ऐसे वॉलेंटरी असिस्टेंट रखा था जो उनको बंदा चाहिए था संभालने के लिए। मगर जो पूरे उनके जो उनके पूरे लाउंज का जो मैनेजर था, जनरल मैनेजर जो था, जो मैनेज करता था, यानी उसका नाम कुछ, उसको कुछ और कहता होगा, मैं भी भूल गया हूँ, इनके अलग अलग नाम होते हैं, कुछ अजीब से नाम होता है। तो तो उसका काम होता है, तो वो एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो लॉर्ड है, सारा लॉर्ड है, लॉर्ड से के बगैर तो आ नहीं। लॉर्ड का असिस्टेंट क्या हो, चाहे वो वॉलेंटरीली हो, कहीं काम कर रहा हो, तो वो बैठा हुआ काम कर रहा है, तो उसने कह दिया नहीं एंटर होना तो नहीं होना, नहीं छू सकते तो नहीं छू सकते, समझे ना? आपको ज़बरदस्ती करे तो वो तो सो गया, सो रहा है, उसको तो पता नहीं है। मगर जब वो सोते हैं तो वो एक की, इनके पास चार चार या पांच वो होते हैं, कार्ड टाइप की होती है, उस पर की चेन होती है,
और रंग होते हैं उसके, हर रंग का एक अलग मतलब होता है। तो हर रंग का एक मतलब वो मुझे देते थे येलो। येलो का मतलब होता है कि मैं अगर नहा भी हूँ तो अथॉरिटी तुम्हारे पास होगी इस पूरे चैम्बर की। तो अथॉरिटी चैम्बर, और इसके अंदर कोई बाप भी नहीं घुस सकता अगर मेरे पास येलो अथॉरिटी है। और जो की होती थी, वो की लगती थी दरवाजे पे, उसका वो पूरा सिस्टम को शट डाउन कर देती थी। ठीक है ना, हॉल्ट भी कर सकती थी और शट डाउन भी कर सकती थी। हॉल्ट का मतलब होता है कि आप जैसे टेम्परेली गए, शट डाउन नहीं होगा, उस स्लीप मोड में हो सकता है या हॉल्ट मोड में होता है। तो वो सेटिंग करते हैं उस पर। तो उस मेरे पास वो मुझे की देते थे, तो येलो की होती थी मेरे पास। तो वो येलो की इस्तेमाल करता था मैं। तो रहता वहीं था, बाजू का वहीं रहता था। और ज़्यादा दिनों के लिए भी नहीं था, कुछ दिनों के लिए था, क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। उनका रूम था, ये था, वो था। और वो 90 साल के आदमी थे, और उनसे उठा नहीं जाता था, उनसे किया नहीं। उनके असिस्टेंट सब भाग लिए थे, क्योंकि भाग भाग इसलिए गया था क्योंकि काम उनके पास सबसे ज़्यादा था। वो सबसे ज़्यादा काम करने वाले इंसान थे, और सबसे बूढ़े भी वही थे। और वो काम छोड़ते नहीं थे, क्योंकि उनकी उनके उनके बच्चे नवासे वगैरह जो थे ना, उस तक यानी पर उस उनकी जनरेशन थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा जनरेशन थी उनकी। तो उनके लिए ये सब कर रहे थे कि वो कभी मरे तो पुश द पुश दे के मारे, कि उनका कोई गरीब कुत्ता भी गरीब न, यानी भूखा ना सोए। तो उनके लिए वो सब करके मरे थे। दामाद है तो दामाद के बहन भाइयों के लिए, इसके लिए, यानी इतना कुछ। मैं ये सोचता था कि या अल्लाह इनकी किसी भांजी भतीजी से शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो वो ऐश है उसके। तो वो सारे में उनके देखता रहता था सारी चीज़ें। तो होता था, तो ये था कि मैं उनके पास वो उस 40 डेज में मेरी सोच पुख्ता कर दी, पुख्ता और पक्का स्ट्रांग कर दिया। क्योंकि एक चीज़ मैं देख चुका था, और एक चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखे, और कुछ समझ में नहीं आया। और मैं आखिरकार मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा इस मुल्क में मुझे नहीं रहना। मैं यूके छोड़कर आ गया, क्योंकि वजह ये थी कि यूके में जो कुछ हुआ मेरे साथ, उससे मेरा बहुत दिल बैठा हुआ था। मैंने लात मार दी बैंक चो तुम्हारी सिटीजनशिप पर। मैंने कहा गांड मरवा अपनी सिटीजनशिप, अपने 5 बत्ती बना के अपने गांड में डालो और चलते बनो। मुझे यूके की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इतने मादर चौथ हैं कि इन 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 इनको मैं क्या बोलूं। इन्हें इनके पास जितने भी बुरे लोग हैं, और बुरे लोग इनके पास आए, इनकी और गांड मारे इनके सिस्टम को। जो अभी मारी है ना दबा के, और मारे, और बुरे लोग आएंगे इनके पास। इनका ये अब इम्पेरियलिज्म वगैरह, मेरे ख्याल से यूके का एक न एक दिन एंड ज़रूर है इस मुल्क का, और बहुत ख़तरनाक तरीके से। क्योंकि जहाँ वो पकड़ा है, गोरे गोरे जो इनसे नफ़रत अब कर रहे हैं, जो नफ़रत पकड़ी उनके अंदर, वो फटेगी इनके हुकूमत के ख़िलाफ़। क्योंकि इनकी हुकूमत हराम ज़ादी हुकूमत है। इतने सालों तक ये बहकाते रहे, अपनी कौम को बहकाते रहे। ठीक है ना, तबाहियाँ इन्होंने उसके, इतने इतने रेपिस्ट सेंटर बना लिया उन्होंने, रेपिस्ट सेंटर। मैं इनको यूके इज़ द रेपिस्ट सेंटर। मैं यूके को यही कहता हूँ कि एक रेपिस्ट सेंटर है, एक रेसिस्ट सेंटर है, एक प्रेजुडिस सेंटर है, एक नेपोटिस्ट सेंटर है। नेपोटिज्म तो भर भर के उस मुल्क के अंदर है। पाकिस्तान या इंडिया को मैं क्या कहूँगा, ये तो उनके उनके मुल्क के अंदर इतनी गंदगी है, इतनी हरामज़दगी है, इतना करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। आपको दिखता नहीं है। आपको वेलफेयर सिस्टम अगर हटा दें ना, तो आपको उनकी हकीकत पता चल जाएगी। सिर्फ वेलफेयर है। यही लोग हैं जो 90 90 साल के बैठे हुए, उन्होंने बैठे वेलफेयर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुमको ऐसी चीज़ बनाओ कि मेरी कौम जो है शराब और जना के अंदर जो डूबी हुई है, जिसके वजह से सारी परेशानियाँ हैं, इनके मेडिकल ये वगैरह चुध रही है इनकी,
चुधरी थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक सिस्टम बना लेते हैं। मैं उनके साथ बैठा, क्योंकि बोलना भी उनको मुश्किल लगता था, बात करना भी मुश्किल, मैं उनको समझता था। तो मैंने मैं मुसलमान तो था, मैंने कहा अब मैं अपना मुसलमान गिरी दिखाऊंगा। मैंने एक ऐसा सिस्टम उनके साथ बैठ के, जिसके लिए मुझे तालीम पढ़ना पड़ा, मैंने खुद से पढ़ा, चीज़ें सीखी, मंगवाई भी। और इवन मैं आपको बता रहा हूँ, इस हद तक इनकी इंटेलिजेंस है कि कोई चीज़ मवाद मंगवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उसके उसके कहीं वो मुश्किल टेक्निक दे रहे हैं, ये आसान टेक्निक करके इनके पास आते हैं। और कई टेक्निक्स होते हैं उसमें, तो वो उनकी यहाँ तक है कि जो कोरियर देने आ रहा है वो तक आपको नोटिस करता है, वो तक आपके यहाँ तक कोरियर देने आ रहा है, तो कोरियर के अंदर क्या कोरियर है, इस हद तक इनकी नज़रें होती हैं, इस हद तक काम हो रहा है। तो यही मुझे उसने बताया था, बड़े मियाँ ने, कि इस हद तक काम होते तो तुम अपने आप को, अपनी प्रोफाइल लो रखना, जो काम करना है यहीं से बैठ के, यहीं सारी चीज़ें आएंगे, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ फैच करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की, जैसे कोई डॉक्यूमेंट चाहे कुछ हो, मगर एब्सेंस में की, और मेरे पास कीज़ थी, एक्सेस था, उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों की चीज़ों को भी ठटोला मैंने, जो कि मैं पकड़ा जा सकता था उसके अंदर। ठीक है, तो अब जैसे मुझे बुनियादी चीज़ें चाहिए, अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप ईमेल भेजते, तो रिक्वेस्ट आ जाती थी चंद मिनटों सेकंडों, क्योंकि उनके सेक्रेटरी भी काम करे, ये भी काम करे, वो भी काम करे, इस हद तक। इवन तो जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी नहीं होती, वो कुछ यानी सेक्रेटरी हावी होती है अपने उसके ऊपर। तो ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर सारे डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट नहीं है, बेसिकली वो 11 डाउनिंग स्ट्रीट, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो 10 नहीं था। मैंने किसी से कही 11 डाउनिंग स्ट्रीट आया, तो 11 डाउनिंग स्ट्रीट आया। और मैंने कहा भाई, मैं काम किया, मैं वॉलंटरी 40 डेज़ काम किए, मुझे एक लॉर्ड ने मुझे मौके दिए, तो मैं काम किया। उन्होंने झूठ बोल रहा है होगा। तो 11 निकल आया, बाद में लोगों को पता चला कि किसी बंदे ने कहा, किसी क्या भोसड़े वाले मेरा नाम को लिख के एक जगह लिख देते कि मैंने कहा था, आपको बताया था। तो बेसिकली वो 11 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट नहीं है। ठीक है, 10 सामने इसलिए लिखते हैं कि 10 एक कोड है, 1 और 0 का कोड है, या तो हाँ होता है या तो ना होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप देखिए ना, राइट साइड पे 0 है, राइट साइड पे 0, लेफ्ट साइड पे 1 है। 0 का मतलब क्या होता है, यस, नो, नो, और 1 का मतलब यस होता है। तो ये 1 0 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ अ कोड, इज़ अ कोड, यस और नो, डिजिटल कोड है। यस, ठीक है, अब समझ में आई। अच्छा, अब 11 डाउनिंग स्ट्रीट, 11 का मतलब है, 11 जब आप जाते हैं, 11 में एक एक दो 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 स्टोर, एक जा रहा है इवन में, एक जा रहा है ऑड में, ठीक है ना। आप ऑड वाले में जाएंगे, जैसे 11 में 11, तो इवन, ठीक है, 11 13 वगैरह इसमें इससे आ जाएगा। 10 है, 10 के बाद 9 है, 9 है, 9 के बाद, अब 9 के बाद 8, 8 कहाँ है, 8 कहीं और बना हुआ है, 7 7 कहीं और बना हुआ है, इस तरह बनेगा। जो वो पूरे होल नंबर पे है, मगर वो ऑड इवन के स्टैंडर्ड पे ऐसे कुछ उन्होंने बनाया हुआ है रूम्स। हर रूम का एक मतलब होता है, हर रूम का भी अपना एक फंक्शन होता है। उन्होंने लेआउट, बड़ा अजीब सा लेआउट है, मगर हर वो अपनी जगह काम करता है, ऑपरेशंस उसके अलग अलग हैं, मगर वो वहाँ नहीं है। मैंने भी नहीं देखा हुआ वो, मगर मैंने लेआउट पढ़ा था, बाहर एक लेआउट लगा होता था। बेसिकली आज भी वहाँ लेआउट होगा, वो लेआउट देख लेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको कि 10 है तो 9 8 7 6 5 ऐसे कहाँ है। 1 जो है उसमें, 1 जो है वो क्वीन के लिए, जो इनके बड़े लोग आते हैं, क्वीन वगैरह वो वहीं आते हैं, वो वहीं पे डिसीजन होती है। जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर है, ये हो गए, ये वो 1 पे जाते हैं, वो 10 पे नहीं बैठते हैं। 10 पे उनका फ्रंट वाला ऑफिस है, जहाँ लेआउट लगा है बिल्कुल फ्रंट वाला ऑफिस आता है, उसके अंदर एक रूम है, वो बेसिकली वो भी 9 है आई गेस। तो
रूम बाजू का वो उसका दरवाज़ा भी ओपन होता है, बाजू का क्लोज भी होता है। तो लेआउट बाहर लगा हुआ लेआउट देख सकते हैं, जैसे आप अंदर रहेंगे ना टेंट के, एंटर होंगे तो लेआउट लगा होता है, वो लेआउट कोई देख ले तो ज़्यादा बेहतर है, पता चल जाएगा। मगर जो उस नंबर पे 11 से स्टार्ट है वो सारे ऑड में, इसमें 15 से 50 सॉरी इवन वाले कोई नहीं, 12 नहीं है, 14 नहीं है, ये सारे नहीं हैं। 11 से जो स्टार्ट है वो सारे 11 वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने चेंज किया, क्योंकि सब्जेक्ट उनके थे कि उनको चेंज भी करना था। अब उन्होंने क्या लेआउट रखा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 20 साल गुजर गए इस बात को। तो वो मेरे 40 दिन काफ़ी थे, उस 40 दिन के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और उस ज़माने में बहुत आसान था, यानी आप अंदर तक जा सकते थे, पार्लियामेंट जा सकते थे, और जा सकते थे। आज जो बैरियर लगा दी, वो बैरियर लगा दी, उसके आने वाले वक्त तक बैरियर मिला है। तो सारी मुसीबतों की जो जड़ जहाँ से स्टार्ट होती है वो वही सेंटर है। पूरी दुनिया की से जो प्लानिंग होती है कि इस मुल्क के साथ ये करना, वहाँ थिंक टैंक के सारे वो सारे फाइनल डिसीजन होते हैं, और उसको टेस्ट भी वहीं करते हैं, समझे आप? टेस्ट भी वहीं करवाया जाता है। सारे जो बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं वो इन्हीं से रब्ता, को अमेरिका अमेरिका इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है। यूके इज़ द मेन, लंदन है, वॉशिंगटन डीसी और लंदन ये एक ही है, अपने जहन में रख ले, ये एक ही है। वॉशिंगटन डीसी और लंदन ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। समझ में आई? इन ये बात समझने वाली ज़रूरत है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में भी एक ऐसी ही जगह है, और वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। ऐसी ही जगह, डाउनिंग स्ट्रीट जैसी ही जगह है वॉशिंगटन डीसी के ऊपर, मे बी समवेयर इन द आइलैंडटन और मे बी समथिंग, मगर वो स्केप वो उन्होंने छुपाई हुई है उसके अंदर, वो मुझे नहीं मालूम, और ना मुझे उसका पता है ना मैं जानता हूँ सही से। मेरे से ये था कि मैं वहीं सामने गया तो सामने सामने मेरा था, और वो मुझे उन्होंने खिड़की खोली तो खिड़की खुदवा के वो मुझे अंदर लाए थे। मैं फ्रंट डोर से नहीं आया था, फ्रंट डोर का जो चेहरा वेहरा मैंने बहुत बाद में देखा। और जो बस, और ज़्यादा तो मैं अंदर रहता था, वहीं सोफ़े पे सो रहा हूँ, ज़मीन पे सो रहा हूँ, उधर बिस्तर भी लगा होता था, वो बिस्तर उनका वो लॉर्ड का बिस्तर होता था, वहीं बेचारा वहीं सो जाता था। तो उनको आदत थी सोने की, उनका कोई काम नहीं करता था, लोग भाग गए थे उनके सब फ़ायदा वायदा उठा के। तो कोई इनका काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काम के लिए बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि वो 90 साल के आदमी हो चुके थे, वो स्टिल काम कर रहे थे। और 90 साल का आदमी वो सोता रहता है, बैठे वो पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड में सो रहे हैं। उधर गए, हाउस ऑफ लॉर्ड के बहुत काम होते हैं, छोटे मोटे काम नहीं होते, लॉर्ड के काम भी दूसरे लोग कर रहे होते हैं, बाद का लॉर्ड खुद काम कर रहा होता है, वो खुद अटेंटिव होता है कैसे करना है क्या क्यों। उस बेचारे का बहुत स्लो हो चुका होता है। तो कोई बंदा है, उन्होंने सीखने के लिए जगह भी रखी है कि फ़र्ज़ करें उन्होंने सस्ते में बंदे को रखना है तो सस्ते में वो रखते हैं, समझे ना। ये चीज़ें होती थी उनकी। तो और वो सस्ते में रखते थे इसलिए क्योंकि उनके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं हैं, क्योंकि वो खुद पैसों के लिए काम कर रहे हैं, अपने पुश्तों को देने हैं वो पैसे। तो ये सिस्टम था उनका। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उनके, वो बना हुआ था बड़ा सा, उस रूम में जाते थे, जाके खाना वाना खाना, जो खाना वो खाना, ऑर्डर करना तो ऑर्डर आ जाता था, आ जाता। तो कोई इशू नहीं था खाने पीने के लिए। अब तो बहुत कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो अंदर ही अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, कैफ़े बन रहा था, ये बन रहा था, वो बन रहा था। अब का मुझे सिचुएशन का नहीं मालूम क्या है। 20 साल पहले ये होता था कि आपको खाना देंगे, वक्त पे खाना आ रहा है, वक्त पे हर चीज़ होती थी। और अगर आप मेरे से मैं लेट भी हो गया तो मैं जाके सैंडविच ले लिया, खा लिया, वो खा लिया, तो कोई इशू नहीं था खाने पीने के वहाँ पे। तो आधी रात को भी उठा, भूख लगी तो खाना तो फ्रिज में होता था, इधर होता था, उधर कुछ खा पी लिया, कोई किसी को कुछ नहीं रोक नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। टेबलें लगी हुई होती थी, सब कुछ होता था। बाजू का रात में ड्यूटी लगती थी उन लोगों की के किचन के अंदर, वो बना के दे दिया करते थे आपको। तो खाने पीने को कोई इशू नहीं था। तो रह गया, ठीक है, इसलिए कि वहाँ पे मैं सरवाइव कर गया, यानी एक तरह से मैंने वक्त गुजार लिया। और मैंने 40 डेज़ का ये मैंने जो कीड़ा था मेरा वो भी देख ली, मगर मुझे समझ में कुछ नहीं आया अपनी लाइफ में जो भी मैंने काम किया।
इसलिए नहीं आया जो चीज़ मैंने पढ़ी क्योंकि मुझे चीज़ों का पता ही नहीं था। जब जब तक मैं उसके बारे में पता नहीं लगाऊंगा तो मुझे आसान लैंग्वेज में नहीं बताएगा। तो आसान लैंग्वेज में कैसे पता चला? ज़ाहिर बात है, मीडिया उस यूट्यूब जिंदाबाद उसने फिर बताना शुरू किया। मैंने कहा इसका ये मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है। क्यों? और उस वक्त में से और यकीन माने मेरा कोई टेंशन नहीं था, मेरा माइंड बहुत ब्राइट था। इवन कि मैं बहुत गेम वेम खेलने वाला आदमी था, सिमुलेशन गेम वगैरह खेलने वाला आदमी था। तो उस जब मुझे लगा कि इसके बारे में मैंने बिल्कुल, यानी मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे लगा कि आई मस्ट फाइंड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैं हर चीज़ को इग्नोर कर रहा था। क्योंकि जो कुछ मैंने देखा आई वॉज इग्नोरिंग दैट। फिर मैंने खोज लगाना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि मैं कितने डीप शिट में। तो ये तो सदियों से एक चीज़ चली आ रही है, वक्तों से चली आ रही है, अच्छाई बुराई की जंग। और जिसको आप कंस्पेरेसी समझ रहे हैं, इट्स नॉट अ कंस्पेरेसी, इट्स अ फैक्ट नाउ। आप उसको देख लें जाके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के पास पैसा होता है, बेफजूल काम भी शुरू कर देते हैं। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। इसमें होता क्या है, अच्छाई बुराई की जंग तो होनी थी। जब आप ये काम भी करना चाह रहे, आपके पास पैसा है यार, कहीं गरीबों को दे। क्योंकि आबादी उस वक्त कम थी, महंगाई ज़्यादा नहीं थे, और गरीबों को दे के भी गरीब आपको मुंह चढ़ाता था। ठीक है ना? आपने गरीब को दिया, गरीब आपको पीछे से गालियाँ दे रहा है। यानी आप जिसकी मदद जिसके यही ट्रेंड था, जिसको खिलाते थे वो थाली में छेद छेद करने वाले लोग थे। न माइंड सेट लोगों के अजीब से थे। तो ये सब कुछ हुआ, मैं कहता हूँ बेहतरी के लिए हुआ, लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ। तो शायद शायद मेरा ख्याल है कि तभी ये सारी चीज़ें, क्योंकि बीच में मुझे नहीं लगा कि पहले कभी ये सब चीज़ें थी। तो ये अच्छा है या बुराई की जंग है, इसमें एसएसआर का कोई कसूर नहीं बेचारे का। उसने कोई गलत नहीं किया, और वो सबके लिए अच्छा करना चाहता था। मगर ये लोग नहीं चाहते थे कि ये अच्छा करें, क्योंकि पैसा लगा हुआ पीछे से। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सब पैसा लगा हुआ। अब वो वगैरह कि ये बिकॉज वहाँ पे लोग, हर शख्स इसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। और यही होता है इंडस्ट्री के अंदर, होता क्या है। साहिल की आप बातें सुने, साहिल चौधरी क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हर शख्स एक दूसरे को इस्तेमाल करता है। आप इस्तेमाल करें मगर सही जगह तो करें ना यार, उसको उसको फ़ायदा तो दें। ये चिंदी चोर वाली हरकतें क्या हैं, आप उसका पैसा खा जाते ये कर लेते हैं। कोई आपको वो दे कि भाई इस पे तुम फिल्म बना लो, हिट हो जाएगी, आप उसे चप्पल खींच के मार रहे हैं। तो, तो अच्छा है। देखिए, सलमान खान ने, मैं कहता हूँ बेलवजी में फंस रहा है बीच में। क्यों आप फेवर कर रहे हो ऐसे लोगों की? क्यों आप कहाँ फंस गए हो? मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, आपका क्या ताल्लुक है, क्यों फंसे हो? बाहर निकलो यार। सादगी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तुम लोग। हर पैसा 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 पैसा, यही पैसा आपकी गांड मारेगा एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतना हरा भरा नज़र आ रहा है ना, यही यही आपको हरा भरा निकल जाएगा आपके नीचे से। तो ये हरा भरा आखिर तक नहीं रहना, ये हो जाएगा अल्लाह अल्लाह खैर सला किसी और के नाम। ये हरा भरा जाने वाला है आप लोगों के। क्योंकि जिस तरह की अब एक सोच यूरोप के अंदर उठ रही है, मैं कहता हूँ अल्लाह उसे माफ़, जो यूरोप और अमेरिका के अंदर, वो वो अब नहीं रुकने वाली। अमेरिका के अंदर लोग अंडरग्राउंड हो रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं कि अपनी हुकूमत के साथ कैसी जंग लड़नी है। वहाँ से ये लोग कैसे, इन्होंने अपनी सिस्टम बना लिया कि वहाँ से हम कैसे यूरोप हथियार सप्लाई करेंगे। उन्होंने ये तक कर लिया कि हम कैसे साउथ अमेरिका से मिलके हम जंग करेंगे करप्ट ममालिकों के ख़िलाफ़। इन्होंने सारी चीज़ें, ये एक बन रही है, इसमें अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये अलग ही अंडरवर्ल्ड है, ये आवाम की अंडरवर्ल्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है बहुत को। ये डिजिटल डिजिटल मनी का इस्तेमाल होगा उसको जंग लड़ने के लिए। और जब जंग हो जाएगी, ये पूरी दुनिया में जाएगी, इसका फैलाव पूरी दुनिया के अंदर है। क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि हुकूमतों के ख़िलाफ़ होगी।
हुकूमतों के ख़िलाफ़, करप्ट हुकूमतों के ख़िलाफ़ होगी, चाहे वो फ़ौज के अंदर हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर हो। इनकी इन इन इनको सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह ये बचेंगे नहीं, इनकी औलादें नहीं बचेंगे, इनका कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि जिस तरह से वो लोग अभी सोच वहाँ बन रही है, आने वाले कुछ सालों तक पता भी नहीं चलेगा कि अमेरिका के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई। फिर आपको पता चलेगा यूरोप में हो रही है, साउथ अमेरिका में हो रही है। फिर आपको पता चलेगा कि ये खाना जंगी अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हो गई है। ये फिर आपको पता चलेगा, ये फैलता चला है। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इसकी लपेट में आने जा रहे हैं। और वो कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, हमें नहीं मालूम। कोई मुल्क नहीं बचेगा इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से बुराई अपनी उरूज में है, अच्छे लोगों को समझ में आ गई है और वो अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं। आपको पता होगा जी, एंड्रे ब्रेवरिक एंड्रे ब्रेवरिक का जो स्ट्रक्चर था, अब आप मेरे समझ गए होंगे। एंड्रे ब्रेवरिक जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप पंगे ना तोड़े। ये बुराई अंडरवर्ल्ड की भी ऐसी की तैसी होने जा रही है, पुलिस की ऐसी की तैसी होने जा रही है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी, सब कुछ केओटिक सिस्टम में चेंज होगा। अगर नहीं चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा ना, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, वो इंसान की सोच चेंज नहीं होगी। ये याद रखिएगा। हर मुल्क लपेट में आने जा रहा है उसमें। इसराइल को आप साइड में ना करें, वो भी होने जा रहा है, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर उनके साथ, उनकी हुकूमत के लोगों के साथ उन्होंने भंड कर दी है और वो डर गए हैं अपनी हुकूमत से भी। और वो इस वक्त इतने खौफ में है कि अब उनकी समझ में आ गई कि कुछ करना पड़ेगा। अब लोग समझ गए, हुकूमतों के इरादों को समझ गए, उनकी सोच को समझ गए। इसलिए हर दुनिया की हर हुकूमत जो है, इनकी बैंड बजने जा रही है। कुछ नहीं रहेगा सवाए सिस्टम के, टेक्नोलॉजी के। सारी टेक्नोलॉजी जा रही है, उनके पास आ रही है। पैसों की बिल्कुल आप वो नहीं करें, सारा कुछ देखो, हर चीज़ चलती रहेगी अपनी जगह, मगर नहीं तबाह होगा तो ये टेक्नोलॉजी तबाह नहीं होने वाली। टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे और इन हुकूमतों की बैंड बजाने के लिए। इनके पास वक्त कम, ज़्यादा नहीं है। इसी इसी 300 को देख नहीं सकेंगे। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 300 को देख ही नहीं सकेंगे। मैंने आपको गैप दे दी और इसी 300 के अंदर एक नई दुनिया होगी। जब 3001 होगा ना, एक अलग दुनिया होगी। और 3001 के अंदर वो एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे बुराई को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो कि ये अब प्लान कर रहे हैं कि हम अच्छाई को ख़त्म करते हैं। जिस तरह से उन्होंने फीमा कैम्प ये वगैरह जो चलाए हैं, ये इसी वजह से चलाए हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो अब असरात होने जा रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होने जा रहे हैं। इंसान की सोच घटिया होती चली जाएगी। इंसान खुद आधे से भी कम हो जाएंगे। इतने उनके बुरे लोगों के फॉलोवर्स हैं, जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये अच्छाई और बुराई की जंग है, इनकी सोच की जंग है। जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो पॉलिसीज़ बनती हैं, प्रोटोकॉल्स तैयार होते हैं, रूल्स एंड लॉ वगैरह सब कैसे होते हैं? सोच की वजह से। और उस सोच की वजह से कहीं एक दूसरे आदमी को कंसेंसस जो बिल्ड होता है वो सोच की वजह से होता है। लॉ जो ब्रेक होते हैं, जो फॉलो नहीं किए जाते, वो सोच की वजह से होते हैं। यही सोच के ख़िलाफ़ जंग होने जा रही है। अब आप लोग फ़िक्र नहीं करें, ये 3001 में एक ऐसी नई दुनिया होगी जिसके अंदर अच्छे लोग होंगे और एक नई दुनिया होगी, नई टेक्नोलॉजी होगी, नई हिसाब किताब होगा। मगर या तो बुरे लोग मार देंगे अच्छे लोगों को, या अच्छे लोग बुरे लोगों को मार देंगे। मगर ये अब चल रहा है। उन्होंने कहा अब हम छापड़ी लगा लेंगे, इन डिग्रियां लेके छापड़ियाँ लगा लेंगे। और इस वक्त सब ने तय कर लिया कि हमने काम नहीं करना यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पतालों के लिए। हम यहीं रहेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे बस। लोग अब समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जो कंस्पेरेसी थ्योरी थी, एक्चुअली तो वो फैक्ट है।
तो लोग जो अपना माल दबा के बैठे हुए हैं, माल ले ही नहीं रहे, किसी की मदद नहीं कर रहे, लोगों का पैसा खा रहे, तो अब उन्होंने सोच लिया अब हमें क्या करना है, हमें अब इन्हें मारना है, हमें मारना है हमें। यही एसएसआर को बर्दाश्त नहीं था उनको, और उन्होंने पूरे फैक्ट फाइंडिंग करके उस बेचारे को लड़का दिया। क्यों? उन्होंने बोला नहीं, ये तो कहीं अच्छे लोगों की मदद कर रहा है, कहीं इनकी मदद कर रहा है। अब जितने भी आए थे इनके नौकर चाकर, वो कैसे आए थे, किसके कहने पे आए थे? समझे ना? किसके कहने पे, किन लोगों ने लगाया था? किसी ने तो उनको लगाया था ना, ठीक है ना? कहीं से तो आए थे, किसी एजेंसी से, या किसी कोई एजेंसी होगी जो देने वाली होगी, ये कुछ होगा कहीं देने वाली, ठीक है ना? उन्होंने उनको प्रोवाइड किया होगा, जैसे मेड एजेंसी होती है, मेड एजेंसी दे देती है, कहीं से तो आए होंगे ना मेरे भाई, ठीक है ना? तो सीबीआई कभी हाथ नहीं डालेगी इन चीज़ों को, और कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि सीबीआई को पता कि इनके कहीं ऑफिसर मारे जाएंगे। उनको पता है कि ये भी, इनमें पुलिस भी मौजूद होती है, पुलिस में लीकेज बहुत है। पुलिस तो है ही घटिया, मैं जो खा 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 जितना दे दो पुलिस को, ये उनका पेट नहीं भरता। तो लिहाजा पुलिस तो फेल है। पूरी दुनिया की पुलिस का यही हाल है, पूरी दुनिया की पुलिस का ये हाल है। तो पुलिस एक बदनाम तरीन, दुनिया के अंदर बदनाम तरीन है। आप साहिल चौधरी की बात सुन रहे, वो क्या कह रहा है? वो यही बता रहा है कि पूरी ये पुलिस का, हमारी पुलिस का यही हाल है, पाकिस्तान पुलिस का भी यही हाल है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सबका यही हाल है भाई। वो इसलिए कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हाथ नहीं डालती किसी चीज़ पर, उसमें पता है इनके अफसर मारे जाएंगे, उनके बच्चे मारे जाएंगे, उनके नवासे मारे, पोते मारे जाएंगे, इस तरह होता है। इस वजह से बेचारे हाथ नहीं डालते हैं। या तो फ़ौज के अंदर हो, फ़ौज इसके अपने हाथ में ले ले, और वो नकाब पहन के, यानी रेंजर्स की तरह, रेंजर्स की इंटेलिजेंस इनको दे दें, उनकी अपनी रेंजर्स इंटेलिजेंस उनकी भी होगी, उनको दे दिया, उन्होंने वो काम कर दिया, खामोशी से, किसी को पता नहीं चला। क्योंकि उनके फिर अंदर के लोग होते हैं, जब तक बात लीक ना हो, जिनमें से कोई ना एक आध बंदा मर जाए, क्योंकि वो शहीद होता है, वो किसी का नाम नहीं लेगा, वो जो टॉर्चर सह उनको जहर खा लेगा, यानी साइनाइड खा लेगा, जान दे देगा अपनी, मगर अब इंफॉर्मेशन लीक होने, कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा अपने मिशन को। तो ऐसे अफसर जो होते हैं ना, ऐसे जो अफसर होते हैं ना, वो फिर वो सिस्टम भी कामयाब होता है। चलो ये सिस्टम फेल है, मगर सिस्टम को बंद भी तो कर दें आप, उसकी सारी सहूलतें भी तो आप छीन लें, बंद कर दें, इसी सिस्टम को प्राइम कर लें आप। मगर हमारे करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? इस्टेब्लिशमेंट भी करप्ट होती है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पे अगर मॉनिटरिंग सिस्टम हो तो पूरी, फिर तो कुछ मसला ही नहीं है, ठीक है ना? जुडिशरी सिस्टम है, जैसे जुडिशरी सिस्टम के पास कुछ हो, और उसको लगे कि ये ब्यूरोक्रेट या ये जर्नल या ये शख्स जो है, मुझे शक है कि ये है, तो शक की बुनियाद पे तो इसको सस्पेंड होना चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है ना? और अगर वो ना भी हो, तब भी वो सस्पेंड से डिसमिस हो जाए, उसका कैरियर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? सिस्टम ऐसा होना चाहिए, शक की बुनियाद पे भी ख़त्म कर जाए, पकड़े जाए तो कुछ जेल हो, सज़ा हो उसकी। तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर ऐसे सिस्टम सारे बन जाए पूरी दुनिया के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये सारे सिस्टम करप्ट होते हैं। तो सिस्टम के ऊपर सारे बैठे हुए, करप्शन इतनी इसलिए ज़्यादा है कि अगर अगर आपने इस पर काबू नहीं पाया तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, आप किसी चीज़ पर हाथ ही नहीं डाल सकते। तो इसलिए आपको सेव करना पड़ेगा, एक ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें ये कहें कि हम अपनी जान दे देंगे, मगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे किसी चीज़ को। तो इस तरह के लोग होने चाहिए आपके पास, ऐसे लोग हैं, शायद ही ऐसे लोग हों। तो इसलिए ऐसे लोगों को उसका, सीबीआई कभी नहीं करेगी हाथ डालेगी, क्योंकि सीबीआई ऑलरेडी, होता यह है कि ऊपर से पैसा खर्च हो रहा है, और हो सकता है कि एनआई वाले लोग हो, रॉ वाले शामिल हो, ये एक सिस्टम के तहत सारा काम हो रहा है, उसमें आपको सब पीएम शामिल हो। तो बताने का मकसद ये है कि आप प्लीज़, आपको समझना पड़ेगा, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों का दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, आप ही लोगों से के पास से आया हूँ। मगर मैं चाहता ये हूँ कि एसएसआर के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, उस बच्चे के साथ नहीं होना चाहता,
और देखिए मेरा तो काम ख़त्म हो गया, तमाम हो कर दिया। उसके मरने के बाद अब मेरा कोई बोलने का बनता ही नहीं है। बस मैं उसका फ़ैन भी नहीं हूँ, मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ, मगर मैं उस अपना भाई समझता हूँ, उसको भाई समझ के कह रहा हूँ। क्योंकि वो मेरी मदद करना, एक लड़का जिसने जो मेरी मदद करना चाहता है, वो कहता है यार तुम कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो मैं तुम्हारी, यानी ये काम करना, तुम्हारी ये आइडिया है, ये तुम करना चाहते हो, तो तुम ये, मैं तुम्हें ये देता हूँ, तुम ये, यानी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, माली फाइनेंशियल मदद मैं कर दूंगा तुम्हारी। तो ऐसे कौन कहता है? तो भाई कह सकता है, ठीक है ना? ठीक है, भाई कर सकता, भाई के अलावा तो कोई नहीं करता, तो वो भाई ही था मेरा। तो मैंने इसलिए, मेरा कोई बनता नहीं है लड़ने का, मगर मैं उसका फ़ैन भी नहीं हूँ। मैंने उसकी कभी फ़िल्में नहीं देखी, मगर उसके अब मैंने एक फ़िल्म मैंने देखी थी, राब्ता। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। मुझे राब्ता बेतहाशा पसंद आई। मैंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था मगर वो थिएटर पे नहीं है, वो यानी एक अलग प्लेटफॉर्म में चल रही है। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। इसकी फ़िल्मों को लाना चाहिए था, जैसे उसके साथ बहुत बुरा हो रहा हो, और होता था उसके साथ, बुरा हुआ है उसके साथ, जो कि मुझे अब समझ में आ गई है कि ये सारे मादरचोद जो होते हैं, बिहारी है और ये है, उसको बाप गवर्नमेंट ऑफिसर था, ये सारी चीज़ें ना उनको जलन क्योंकि उनका हक भी बनता है, क्योंकि उनके साथ बुरा होता है, उनके लोगों के साथ बुरा होता है, तो वो बुरा क्यों नहीं करे किसी के साथ? तो इसलिए ये चीज़ जो है ना, मैं बैलेंस में रख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर बैलेंस में हर चीज़, पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में जो महाजिर लड़ रहा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते अपने हकूक़ के लिए। बलोच अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा है, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना? सिंधी तो अभी आए अपने हकूक़ के लिए, पठान तो अभी आए हैं, उनको वो बेचारे कितने पिसे हुए थे पठान। तो पंजाबी, ठीक है, पंजाबियों को तो समझ लें कि अब उनकी समझ में आया कि हमारे से हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो यही समझाने की कोशिश, हो क्या रहा था, तो हमारी फ़ाइट आपकी फ़ाइट से बहुत मुख्तलिफ है। आपका फ़ाइट करना जायज़ है, वो समझ में आता है कि दोनों तरफ से फ़ाइट हो रही है, दोनों ठीक है लड़ रहे हैं। मैं उसको भी बुरा नहीं कह सकता, मैं आपको भी बुरा नहीं कह सकता। यूपी वाले बात समझने वाली होगी ना, जैसे नामान शर्मन साहब कहा था, वो बात समझने वाली थी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होते हैं, और होते हैं, और इनमें बहादुर भी बहुत होते हैं, एक्स्ट्रा जीनियस भी बहुत होते हैं। तो ये बात फैक्ट है, उनको उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्स्ट्रा जीनियस में होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। आप लोगों को भी होना चाहिए, हम भी हैं, आप भी हैं, हर लिहाज से हम और आप एक ही है। बट अब हमारी प्रॉब्लम अलग अलग है, हमारी प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है ना? जो जो प्रॉब्लम एक है, मगर इंटेंसिटी अलग अलग है, यानी उसका डायरेक्शन अलग अलग है। प्रॉब्लम एक है, हमारे डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है? यानी इंटेंसिटी भी सेम है, मगर डायरेक्शन अलग है। पहले मैं आपको इंटेंसिटी कहा, तो सॉरी, वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसलिए डायरेक्शन का आप ख्याल रखें कि किसी के डायरेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉब्लम के अलग हों, तो उसका कभी उसको कभी भी आप लो फील ना करवाएं। और इसी तरीके से आप एक मिलजुल के चलेंगे तो माशरा चलता है। बाहर वाले आपसे और डरेंगे, बाहर वाले को आपने दोस्त बना लिया, आओ हम तो है ही लीचड़ किस्म के, हमारा माशरा तो है ही लीचड़, और आगे लीचड़ हो जाए, आ जाओ लीचड़, और लीचड़पन में और मिल जाओ। तो इस चीज़ से बचें आप, इस चीज़ से। हमारा माशरा तो खैर टोटली लीचड़ है, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता अकल आ रही है कि वो कहाँ के फंसे, किस सिस्टम के नीचे आके दम है। तो यही बताने का मकसद है कि आप लोग थोड़ा सा अक्ल से चलें कि अच्छा रहेगी सारी वो। मैंने सब इन चीज़ों पे मैंने वीडियो निकाल दी। असल में तो सारी वीडियो में देख रहा था कुछ दिनों से, देखिए एम्बुलेंस को बदलना, ये वगैरह, ये सब साजिश थी उसकी, शुरू से वो सब चल रहा था उसके खिलाफ। परवीन भाभी, अच्छा एक बात और बता दूँ, आपको पता है कूपर हॉस्पिटल से पहले एक और हॉस्पिटल हुआ करता है, पार्ले हॉस्पिटल। आपका पार्ले हॉस्पिटल के रिकॉर्ड क्या है?
आपको पता है पार्ले हॉस्पिटल का भी रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, सदियों से है। तो पहले पार्ले हॉस्पिटल पे मारते थे वो लोग, तो जब से आर एन के ऊपर बना है तो वो उधर ऊपर अब, और जो ज़्यादातर वहाँ जितने हॉस्पिटल है वो इसी पर्पज़ के लिए इन्होंने रखे हैं। तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम तो नहीं है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो होना चाहिए जो इन पे मॉनिटर कर सके, तो कुछ भी नहीं है। इतना पैसा इतना दौलत है, पता नहीं कहाँ जा रहा है आप लोगों का, क्या करते हैं और कितना करप्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको क्या खिला देंगे, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ये है। अच्छा फिर, अच्छा बहरहाल हॉस्पिटलों का तो यही हाल है, हॉस्पिटल डॉक्टरों को ये खाया और काम तमाम, तो यही हाल है उनका। तो हम उससे लड़ नहीं सकते। अच्छा रह कि बच्चन साहब की फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे दादा अक्सर उनकी बातें करते रहते थे, बातें करते रहते, काफ़ी बातें करते। तो बच्चन साहब की फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वही आनंद भवन के सामने जो हवेलियाँ बनी हैं उनमें से एक हवेली मेरे दादा की दादा की दादा की थी, उनके बाबा अजदाद की थी। तो ये बच्चन साहब तो किराए के मकान में रहते थे, यानी उनके जो दादा बच्चन साहब के दादा भी, तो वो किराए के मकानों में रहते थे। तो उनका तो अपना खुद का मकान कभी भी नहीं था, ठीक है ना। तो हम लोग तो ये हवेली थी, फिर हमारा 20-25 गांव थे, फिर ये हमारे काफ़ी कुछ था हमारे पास। तो ये अक्सर इनके जो दादा साहब थे, दादा होते थे, अक्सर विज़िट करने आए हमारे यहाँ। तो दादा बताते थे कि मजमा ही बैठता था, इसमें गांधी जो नेहरू साहब अक्सर आते थे। कहते मैं बहुत छोटा सा था, तो अब इनका लगता था मजमा, मेरे वालिद जो थे उसमें, तो इनका मजमा लगता था, इनकी पार्टी होती थी, तो इनके दादा जान भी आते थे इनके। तो बेसिकली तो मामूली से लोग थे ये लोग, तो बड़े लोग तो नहीं थे, बड़े तो बाद में बने। तो उनके बड़ों ने उनको तमीज़ सिखाई, ये सब कुछ सिखाया। बड़े इनमें से जया बहादुरी के काफ़ी बड़े थे, वो लोग बड़े लोग थे जो इनके जय बहादुर के। तो उनकी उनकी फैमिली रिलेटिव्स आती थी हमारे यहाँ। तो हमारा बेसिकली वो हवेली जो थी वो रिहाइश हवेली नहीं हुआ करती थी, वो हमारी होया करती थी। जैसे फार्म हाउस होता है, ये इस तरह की होती थी फार्म हाउस के। बिज़नेस में सारा मार्केट है, वहाँ बिज़नेस होता था। जो मेरे परदादा होते थे तो उनका बिज़नेस वहाँ होता था। फिर सारा कपड़ों का बिज़नेस होता था पूरा, उनके कपड़ों का मतलब वो मर्चेंट थे उसके, कपड़ों के टेक्सटाइल मर्चेंट थे। फिर उनके वो क्योंकि उनके वाले साहब जो थे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर वो डिप्टी कलेक्टर थे। तो वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनका नाम था खान बहादुर, और फसीउद्दीन खान नाम था, और उनके पास खान बहादुर का लक़ब भी था। फिर उनके वालिद वो और बड़े लोग थे, और बड़े लोग थे। तो इस तरह से उनका ख़ानदान जो था, जो उनकी जो ब्लड लाइन है, वो ख़ुद भी एक ब्लड लाइन जो कुर्दियों की ब्लड लाइन है, कुर्द थे वो बेसिकली। और वो आए थे तो वो वही सुलजूकियों वगैरह के क्लैन से, मगर वो अगवान में आके बसे थे। फिर उनके पास बहुत कुछ था, बहुत पैसा वैसा था, तो फिर वो वहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आ गए थे। और वो शायद आई गेस वो प्रिंस के कुछ उसी क्लैन से थे, तो वो माइग्रेट करके यहाँ आ गए थे। तो वो यहाँ आए, उन्होंने माल दौलत रुपया पैसा बिज़नेस बनाया, गांव के गांव खरीद लिए थे, तेल के कुएँ थे उनके। तो इस तरह उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था, और बहुत एलीट क्लास थी, हमें रूलिंग क्लास थी, पॉलिटिशियंस भी, उनके कांग्रेस के अंदर थे, मेंबर थे कांग्रेस के। तो इस तरह से वो छोटे मोटे नहीं थे। टिल 1947 तक, जब तक पार्टीशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमारी वहाँ पे जान पहचान, तब तक थी हम लोग पावर के अंदर। तो टिल तक वहाँ तक हम पावर में थे। तो बेसिकली तो कांग्रेस से हम ही लोग थे, यानी नेहरू जी से भी पहले हम ही लोग कांग्रेस के अंदर मौजूद थे। तो नेहरू जी से भी पहले वो कांग्रेस से हम लोग थे, और अब से नहीं, सदियों पुराने कांग्रेस ही। तो अच्छा, अब हम लोग जहाँ बच्चन साहब की बात, बच्चन साहब तो बहुत मामूली लोग थे, उनकी जो फैमिली बहुत छोटे लोग थे।
और उनसे हम अच्छे बुरे छोटे सबकी मदद किया करते थे, सबके साथ रहते थे, पढ़े लिखे लोगों की हम कदर करते थे, सब कुछ होता। मगर अब वो इंडिया नहीं रहा। ठीक है ना, इंडिया हो गया जेलस। पूरी दुनिया में कहूँगा, पूरी दुनिया वैसी नहीं रही। पूरी दुनिया के अंदर जेलसों के अंबार लगे हैं, कंपटीशन के अंबार लगे। कंपटीशन में कहूँगा, कंपटीशन में आ गया। पहले कंपटीशन नहीं था इतना, लोग कंपटीशन के बारे में नहीं सोचते थे। पहले एक आदमी आगे निकल रहा है तो उसको धक्का देते थे कि आगे ही निकल जाए। ठीक है ना, अब नहीं होता। अब क्या होता है, आगे धक्के निकल रहे तो उसके पैर खींच लेते हैं, ये गिरबान खींच लेंगे। ठीक है ना, अब हालात डिफरेंट है, कंपटीशन आ गया। कंपटीशन लाने वाले मादर चौथ कौन थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन मादर चौथ लेकर आया, तो पूरी फसाद की जड़ें वही थी। इसलिए तो सारे लोग जो हैं वो आज भी रोते हैं, इनके बड़े बड़े लोग रोते हैं कि शुरू किस मादर चौथ ने किया था कंपटीशन दुनिया के अंदर। पहले कंपटीशन नहीं था, बहुत सुकून से लाइफ गुजर रही थी। तो इस अब जो कंपटीशन आया दुनिया के अंदर, सिर्फ मादर चौथ लेकर आए, वो अमेरिकन थे। लाने वाले अमेरिकन थे, उसको फैलाने वाले ब्रिटेन थे। यही मसला ख़राब हुआ पूरी दुनिया के अंदर। बनाए पायनियर जो थे कंपटीशन के, वो अमेरिकन थे। अमेरिकन ने ये कॉन्सेप्ट डाला यूरोप के अंदर। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वॉर के अंदर, इंडस्ट्रियल एरा के अंदर ये अमेरिकन ने डाला उनके जहनों में। अब अमेरिकन जो थे वो इसलिए डाला क्योंकि वहाँ पे जो वाशिंगटन डीसी जो था वो डिक्लेयर हो चुका था ब्रिटिश, अंडर द ब्रिटिश टाइम। तो सारे ब्रिटिश ने, उनका डिज़ाइन था कि तुम लोग यहाँ पे कंपटीशन करो, इंडस्ट्रीज बनाओ। आपको पता है कहाँ से सारे फार्मूले वगैरह सब जाते थे इंजीनियरिंग के? वो सब ब्रिटेन से आ रहे, इधर आ रहे, इधर मॉडिफिकेशन करके वहाँ भेज दिया करते। इतना अमेरिका ऐसे थोड़ी बन गया। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने बनाया अमेरिका को, अमेरिका खुद नहीं बनाया इंडस्ट्रियल। क्या अमेरिकन के पास उस वक्त इतने वो नहीं थे पढ़े लिखे, वो तो उन्होंने बाद में बनाए। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने पोस्ट वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको अकल आई। क्योंकि जब इन ब्रिटेन और इंग्लैंड की वॉर से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका और इंग्लैंड की जंग होती रही। किसी के बाप को नहीं पता हो कि अमेरिका और इंग्लैंड की जंग होती रही। वो जंगों के बाद उनकी समझ में आया कि वाशिंगटन डीसी तो बन गया, इतने नीचे रहना पड़े, अब क्या करें। पैसा भी था उनके पास, दौलत भी थी। रॉकफेलर पैदा किया, ये पैदा किया, वो पैदा किया, फला पैदा किया। तो इसी से उन्होंने कैनेडी को मारा। और कैनेडी को मारने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट उनको समझ में आ रहे थे कि ब्रिटेन के, असल में जो एलियन टेक्नोलॉजी वो किसके अंडर में जानी, वो तो ब्रिटेन के अंडर में जानी। फ़ायदा किसको मिल रहा है? ब्रिटेन को मिल रहा है, इंपीरियल पावर को ज़्यादा मिल रहा है। तो उस वजह से उसको हिट किया। हिट करने की वजह यही थी कि इंपीरियल पावर जो थी वो और पावरफुल होने जा रही थी। क्योंकि अगर वो अपने एलियन टेक्नोलॉजी ले आते तो वो तो यहाँ भी नहीं रहेंगे, वो दुनिया को चाहेंगे जैसे चाहे चला लेंगे। उस एलियन टेक्नोलॉजी किसी के हाथ ना लगे, इसलिए बेचारे के हाथ लग गई थी। यही मैं आपको बताने की कोशिश, मेरी पहली वीडियो के अंदर यही जब चीज़ है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहरहाल मेरे बहुत सारा गुबार अंदर फंसा हुआ था वो मैं निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप लोग एक डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग भी है। और अब आपने एसएसआर को मार के बहुत बड़ी गलती की कि कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। और अगर मैं होता तो शायद मैं मार चोट देता उन सब की। क्योंकि मुझे इसलिए अच्छे लोगों को तो वहाँ से निकाला, सिखों से लड़वा के, सिखों की रिजीम बना के, सिखों को भड़का के। ये किसका हाथ था? मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दी थी कि ये पूरा एक माइंड सेट है। इन्होंने नहीं रहने देना ऐसे लोगों को जो लोग अमन चाहते हैं। वो कहते हैं डिस्टर्ब रखो, सोशल डिस्टर्ब रखो, और हम पैसा फेंके और रोल करें, पैसा फेंके और रोल। वो कैसे वो आपका माइंड नहीं चल सकता। आप लोग इतना मेच्योर नहीं है दिमाग पे। ठीक है ना, हम यहाँ पे 17,000 20,000 रुपये का बिल देते हैं, इतना सा फ्लैट है, बिजली का बिल दे रहे हैं, और हमारा कसूर नहीं है। सारा कुछ हमारे ऊपर बटन डाल देते। बिजली वाले इतने गुंडे बदमाश हैं, बदमाश ही हैं यहाँ पे, दहशतगर्द हैं ये लोग। बिजली वाले, गैस वाले, सब दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई समाजी ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आज को फिर कह रहा हूँ कि हमारी जान नहीं छूट सकती, हम फंस गए। खासतौर महाजरों की जान फंसाई जा रही है यहाँ पे। क्यों? क्यों? महाजर ही को गुलाम बनाना है। ठीक है ना, और उनकी सोच है
वो किसकी सोच है? मेजर गौरव आर्या अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना? तो वो ये है कि हर चीज़ को वो अब गुलाम बनाना चाह रहा है। ये इनके नीचे गुलाम बन गए, कमाएं इनको दें, कमाएं करके इनको दे दे, कमा के इनको देता रहे, माँ इन मादर चौथ को देते रहे, खुद कुछ ना बने, इनके औलादे ना बने, बस वो कमाते रहें और हम देते रहें। तो ये गुलामियत ही है, ये गुलामियत में वो रखना चाह रहे हैं हमें। और हमारा बच्चा ऊपर आ ही नहीं सका, मेजर से ऊपर नहीं आए, कर्नल से ऊपर ना आए, ब्रिगेडियर से ऊपर ना जाए, मेजर जनरल से ऊपर ना, जर्नल ना बन जाए भाई। जनरल बन गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया तो बहन चो तुम्हारी, वो तो सब कुछ इधर से उधर। मगर उसके ऊपर भी एक सिस्टम बैठाया हुआ है, उसको भी एनकाउंटर करने के लिए एक सिस्टम बैठा हुआ है, ये भी आपको बता दूँ। तो वो ब्रिटेन का सिस्टम है, ठीक है ना? मुंह से बोल रहा हूँ आपको खुद। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, कोई चीज़ कंस्पेरेसी नहीं है, कोई चीज़ भी कंस्पेरेसी नहीं, बस आप लोगों को फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी। और ये अगर ये जितना भी मीडिया है, ये किसी 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 के भरोसे के काबिल नहीं है, ये कभी भी अच्छा काम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? ये इन इनका समझ लें कि बहुत ख़तरनाक है ये, इनके साथ आप काम नहीं कर सकते, इनके साथ आप यानी इनके साथ पंगा नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना? तो बस मैं अब बंद कर रहा हूँ, अपनी वीडियो बंद अख्ताम कर रहा हूँ, कि बहुत लंबी हो गई, एक एक घंटे 26 कितने को कोई देखता भी नहीं है। तो मुझे अब माफ़ करेगा, क्योंकि मैं अब आगे शायद वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी और मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सुकून चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो अब मैं बेकार चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम भाई वेस्ट किया ऑन दिस इन ऑन दीज इश्यूज़। तो किसको देखना है देखे, जिसे नहीं देखना प्लीज़ मत देखे। तो देखना चाहे तो देख ले, मगर समझना चाहे तो समझे, मगर देखना चाहे तो समझ के देखे, वरना आप मत देखें। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आगे आसानी नहीं है, मुश्किलात जो अब होने जा रही हैं इन द वर्ल्ड थ्रू आउट एवरीवेयर। अच्छे लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, तैयार रहें, नेक लोगों से कह रहा हूँ तैयार रहें। इसलिए अब आप अपने अंदर अच्छाई नेकी एक हद तक रखें और कोशिश करें कि प्लीज़ जो मैंने आपको बताया उसको गौर करेंगे। बाकी खुदा हाफिज़।